गुड आफ्टरनून सभी को। बीएससी पार्ट 3 का रिजल्ट, बीएससी पार्ट 2 का रिजल्ट निकल के फाइनली बीएससी फाइनल ईयर में आने की बधाई। इस यूनिट 3 का जो लास्ट टॉपिक बचा है उसको हम लोग करने जा रहे हैं और हमने इसको यहाँ पे लिख रखा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा एक सिस्टम हमको कंसीडर करना होता है। सिस्टम हम यहाँ भी कंसीडर करेंगे। आपको कॉन्स्टेंट्स भी बताए थे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम शायद हम लोग कल कर चुके हैं। जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 आप मान के चलते हो। वैसे अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं। अगर उसमें कांस्टेंट्स की संख्या f है तो 3n f नहीं बल्कि m है, तो ये जो डिफरेंस बचेगा उसको हम f कंसीडर करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कभी हम लोगों ने मतलब पढ़ा है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अगर कोई सिस्टम हमने कंसीडर किया तो उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उतनी होंगी जितने संख्या में कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम ये एज्यूम करें कि f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर पोजीशन है और f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोमेंटम है। तो पहले तो आप लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझ लीजिए। आपने कभी बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा होगा। आपने जो हीट की वजह से जो एनर्जी है रटाया आपको पता है 3/2 kT के रूप में आपने पढ़ रखी है। पढ़िए, ये बेसिकली ये कैपिटल T होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही नेचर में दिया हुआ है। अगर एक एटम वाला कोई मॉलिक्यूल है, मतलब एटम ही है एक तरीके से, तो उसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। जैसा कि ये टाइटल कहता है इक्विपार्टीशन। पार्टीशन का मतलब डिवीजन, बंटना। आप ये जानते हो कि जो मोमेंटम होता है उसके टर्म में जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 kT आप कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। और मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनर्जी होती है वो p²/2m होती है या नहीं। और p के अगर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, x y z 3 एक्सेस हम कंसीडर करते हैं, तो आप कहते हो ये px² + py² + pz², यही तो लिखोगे p² की जगह अपॉन 2m। यानी हर कंपोनेंट जो हमारा है एनर्जी का जो मतलब एक तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपने स्पेस में कंसीडर किया है x y और z एक्सेस के अलोंग, तो एनर्जी का जो मतलब कंपोनेंट इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं हम कि वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एक्चुअली वो मोमेंटम के टर्म्स में आ रही है। मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है x एक्सिस के अलोंग वो px²/2m निकल के आ रहा है एनर्जी की वैल्यू, और y एक्सिस के अलोंग py²/2m, और इसी तरीके से pz²/2m। ठीक है, ये एनर्जी आप लिखोगे मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हीट के फॉर्म में जब एनर्जी को हम मेजर करते हैं तो यही 3/2 kT होती है। जो ये चीज है वही ये चीज या ये चीज। अब अगर हम इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्टीशन करते हैं, तो एक एक्सिस के अलोंग 1/2 kT इक्वली डिवाइड होती है।
यहाँ पे तो हम एक्स वाई जेड लिख रहे हैं सिर्फ नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो हमारी जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो हमारा जो लॉ है, अभी हम लोग प्रूव करके भी देखेंगे, इक्वली डिवाइड होता है, यानी px² अपॉन 2m जो मैकेनिकली आप जान रहे हो उसकी वैल्यू जो है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से 1/2 kT, 1/2 kT और 1/2 kT। ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का पढ़ लें। जो बैकग्राउंड में हमको ये डिस्कस करना था, अब पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, डेरिवेशन भी आसान हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट जो बुक में लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्योंकि टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर दे रहे हो, टी को आप वेरिएबल नहीं दिखा रहे हो। एक थर्मल इक्विलिब्रियम में हम अब एनर्जी की बात कर रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग इट्स ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इज इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग its all the degrees of freedom, and the energy associated with each degree of freedom is 1/2 kT। ठीक है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मानी है हमने, तो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग जो आप एनर्जी का को डिवाइड कर रहे हो वो 1/2 kT होगी, 1/2 kT होगी और 1/2। तो ये इक्विपार्टीशन है। ठीक है, अब इसके लिए हम लेट अस कंसीडर, ये सब बिठा दो। बुक कितने लोगों के पास है? चलिए, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं। उस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। आपने प्रॉब्लम को समझ लिया है अपने डिस्कशन में। पहली चीज स्टेटमेंट आपने पढ़ी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आपकी शुरुआत तो वहीं से हो गई थी, प्रोबेबिलिटी वाला, इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी है ना, पढ़ा था आपने, पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, वो यहाँ भी एनर्जी के फॉर्म में भी यहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने ये समझा है कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में कैसे मैथमेटिकली होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² ही है। अब आप देखिए, जो सेंसेशन हमारे बॉडी में आता है टेम्परेचर का, गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है, एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेंसेशन लेते हैं। क्या करते हैं? सेंसेशन हमारा रिसीव जो करते हैं, वो आपने पढ़ा होगा एक्यूप्रेशर टाइप की एक टेक्नोलॉजी होती है, इलाज की भी होती है। तो हमारे जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं बॉडी के, उसकी मैं बायो में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप रियलाइज कर सकते हो मैकेनिकली हिट करता है, लेकिन रियलाइज टेम्परेचर के फॉर्म में होता है उसका मोशन। ये नेचर का ही फैक्ट है। ठीक है, अब हम लोग सिंपल से स्टेप्स मैथमेटिकल करने जा रहे हैं। फिजिक्स जितनी हमें जरूरी थी डिस्कस करने को, वो मैंने कर दिया। अब आप इसमें देखिए कि लेट अस कंसीडर ए डायनेमिकल सिस्टम विद पोजीशन कोऑर्डिनेट्स q1, q2, qk, qf तक। ये नई चीज तो नहीं हम कह रहे हैं, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स q से रिप्रेजेंट करा जाता है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और मोमेंटम को p से ही करते हैं, तो f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो f पे ही जाके हम खत्म करेंगे। इसी तरीके से ये p1, p2, pf। The total energy of the system can then be written as, टोटल एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन लिखी हुई है E = E, ये इक्वेशन लिखी हुई है q1
लिख सकता है, कोई इसमें डिफिकल्टी तो है नहीं लिखने में। फिर इन्होंने कहा कि इसमें से जो भी सिस्टम है उसमें से हमने एक ith पार्टिकल को एक तरीके से पार्टिकल ऑफ ऑब्जर्वेशन कंसीडर किया और उसकी एनर्जी जो है एप्सिलॉन आई हमने कही है, एप्सिलॉन के टर्म्स में ई के बजाय एप्सिलॉन आई होती है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इन्होंने ये कहा कि लेट पी आई बी दी एनी पर्टिकुलर मोमेंटम, और उसमें जो मोमेंटम होगा वो पी आई रेंज में। जब ith पार्टिकल ले लिया तो एनर्जी उसकी एप्सिलॉन आई, मोमेंटम उसका पी आई हो गया। देन टोटल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसी एनर्जी को हम दोबारा लिख सकते हैं E इक्वल टू एप्सिलॉन आई और पी आई मोमेंटम वाले पार्टिकल की एनर्जी। चूंकि आप एनर्जी को जानते हो पी स्क्वायर अपॉन 2m, हाफ एम वी स्क्वायर के बजाय हम मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं तो हम p के टर्म्स में ही एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर ही पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन आई पी आई हमने लिख दिया और प्लस जो बची खुची एनर्जी को, क्योंकि इसमें से ही हमने निकाल लिया था, तो ई डैश इसको रिप्रेजेंट कर दिया और इसको हमने Q1 से Q1 Q2 Qf, बीच में ये लगा सकते हो तुम सेमीकोलन, क्योंकि मामला बदल रहा है, पोजीशन से मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हैं P1 P2 Pf। ये इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम समझने में? Where epsilon I pi is the function of momentum alone, हमने ई डैश को तो सारा दिया हुआ है, इसमें जो ith वाली जो पोजीशन वाली होगी वो इसमें इंक्लूड है, लेकिन मोमेंटम के जो डिपेंडेंस के हिसाब से हमने एप्सिलॉन आई दिखाया, ठीक है। एंड द सेकेंड टर्म ये दिखाई दे रहा, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, किसका फंक्शन है, इसमें सब कुछ तो लिखा हुआ है, ई डैश का फंक्शन है। बाय डेफिनेशन ऑफ मीन एनर्जी, जो हमने कहा था मीन वैल्यू निकालने का कल जो हम लोगों ने किया था, तो वही वाला बेसिक हम लोग लगाएंगे। इसमें आप एप्सिलॉन मीन एनर्जी जो है बार लगाया जाएगा, या फिर आप वो लगाते ब्रैकेट नोटेशन, दोनों ही चलते हैं। हमने चूंकि बुक में बार लगा हुआ है तो मैंने बार लगा दिया। तो टोटल एनर्जी जो दी जाएगी डिवाइडेड बाय m से होगी बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से, और जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके हिसाब से होगी जाके, यहाँ पे x लिखते थे, x के जगह पे हम चूंकि एनर्जी ले रहे हैं तो अब क्या लिखोगे एप्सिलॉन आई और a टू द पावर माइनस e अपॉन kt और dq1 dq2 dqf। हालांकि इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है, कॉन्सेप्ट सही नहीं लगाया है, सीधे pf लिया है, dp1 dpf, हमने p2 बस भूल कर दिया, ठीक। कोई प्रॉब्लम समझने? और नीचे क्या आएगा, इंटीग्रेशन लगाया तो सिग्मा लगा के हम लोगों ने पढ़ा था कल जो पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने कई बार आपको बताया है कि सिग्मा का मतलब भी जोड़ना होता है और इंटीग्रेशन का भी मतलब टू सम अप ही होता है। जहाँ कंटिन्यूअस होता है, जहाँ डिफरेंशियल फॉर्म ले लेते हैं आप, क्योंकि एनर्जी को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में कंसीडर कर लिया, ठीक है, एक रेंज कवर कर लिया, एक इंडिविजुअल Q1 Q2 के बजाय हमने DQ रेंज ले ली या मोमेंटम की DP रेंज ले ली। तो इंटीग्रेशन के बजाय समेशन के बजाय हमने इंटीग्रेशन यूज कर लिया, इससे आप कंफ्यूज मत, ठीक है। कल वाले फॉर्मूले में और आज वाले फॉर्मूले में समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन लगा, तो नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन a e टू द पावर माइनस e अपॉन kt, ये पूरा एसएच वही होगा, dq1 से लेके मैं dpf तक डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, पूरे सारे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे वो नहीं लगना है, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये पहले हमने समझाने के लिए बनाए थे, तो दोनों को मिटा देता हूँ।
ठीक है। अब आपने ई को जो कहा है, ई को आपने क्या कहा है, एप्सिलॉन आई प्लस ई डैश कहा है कि नहीं कहा? कहा है नहीं कहा? हमने अभी मिटा दी इक्वेशन। तो अगर हमें ये रखना हो तो हम रख सकते हैं इसी वाले इक्वेशन में। मैं दोबारा लिखूं या इसी में मिटा के लिखूं? क्योंकि चौक दस्तर का काम है, पेन से लिख नहीं रहे हैं तो हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं, दोबारा हमें नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे हमने दूसरी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, मिटा दी मैंने। ये इक्वेशन नंबर 3 है जिसको हमने लिख रखा है। अब इसमें हमने लिख दिया है कहाँ पे, एप्सिलॉन बार ये आ जाएगी एप्सिलॉन आई प्लस ई डैश। ठीक, यहाँ भी वही होगा एप्सिलॉन आई प्लस ई डैश। ये इन्होंने समझा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन्होंने इसी को कहा है, मैं एक चीज पहले लिख लूं फिर बताता हूं। इसमें इन्होंने क्या किया है कि एप्सिलॉन आई वाला प्लस होता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन से दिखा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ये वाला मैं मिटाई दे रहा हूं और इसको दोबारा लिखता हूं। है एप्सिलॉन आई की वैल्यू निकालना है हम लोग। ये जो लिमिट लगा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जहां भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लगेगा। अब आप पूछेंगे कि पहले हमने लिमिट नहीं लगाई थी, अब क्यों लगा दी है? मैं समझा दूंगा। एप्सिलॉन आई ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, एप्सिलॉन आई अपॉन के टी, और दूसरा इंटीग्रेशन फिर आ जाएगा, इसमें हमने लिमिट नहीं लगाई, ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, ई डैश अपॉन ई डैश, ये अपॉन के टी हमने नहीं लिखा यहाँ पे, अपॉन के टी, और जी की 1 से डी तक ऐसे ही नीचे हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन, ये ध्यान रहे एप्सिलॉन आई है, अपॉन के टी, ये ई टू द पावर माइनस ई डैश अपॉन के टी, और जी की 1 टू डी पी एल। ठीक है, और एप्सिलॉन आई बार इक्वल टू, ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, है ना? तो सिर्फ इतना बचेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एप्सिलॉन आई ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन के टी अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन, ये बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 4 कैसे कहा है उन्होंने। ठीक है, मैं अब आपको इन्फिनिटी वाली लिमिट समझाऊंगा। एक्चुअली जिस ith पार्टिकल को आपने कंसीडर किया है और सिस्टम क्लोज है, कहने को तो एक आपका छोटा सिस्टम हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा सिलेंडर भी हो सकता है, जहां भी सिस्टम नहीं है। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा है कि आप अपने आप को, अगर बुद्धिमान हैं तो आप अपने आप को पार्टिकल जितना छोटा करके देखो, उसकी पूरी दुनिया, अनंत की दुनिया, वो सिस्टम ही होगी। ठीक है, ये रिलेटिव होता है। अब आप न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, 10⁻15 मीटर डायमीटर का। उस न्यूक्लियस में किसी न्यूक्लियन के होने की प्रोबेबिलिटी क्वांटम मैकेनिकली आप बताते हो, नॉर्मलाइज तभी होता है वेव फंक्शन जब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लगाते हो, साई स्टार डी टाउ इक्वल टू 1 नॉर्मलाइज करते हो। तो उस न्यूक्लियन के लिए उतना छोटा न्यूक्लियस होते भी
उसकी जो डायमेंशन है न्यूक्लियस की वो अनंत है, वो वहां के अलावा कहीं जा नहीं रहा है, तो वही उसकी इनफाइनाइट वर्ल्ड हो जाती है। एक पार्टिकल के लिए सिस्टम उसकी अनंत दुनिया है। आप सोच सकते हो, अनंत का मतलब आपके हिसाब से नहीं, उस पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है कि एक मुट्ठी में इतने संख्या में पार्टिकल्स हैं, जितनी जनसंख्या, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए भी उससे ज़्यादा आप एवोगैड्रो नंबर लगा के कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कितना वॉल्यूम है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। यू कैन कैलकुलेट एंड चेक द नंबर, जो कि बहुत बड़ी संख्या आती है। तो कोई भी जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेते हो उसमें बहुत बड़ी संख्या होती है, उसकी गिनती नहीं कर सकते हो, और वो एकदम इनफाइनाइट वर्ल्ड होती है उन पार्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप कभी कभी सोचते होंगे कि बड़ी रहस्यमयी फिजिक्स है, जहाँ होता है मन आता है इन्फिनिटी लगा देते हैं, रिलेटिवली होता है। जहाँ उसके होने की 100% संभावना है, संभावना नहीं निश्चितता है। भाई ये जो इक्वल टू 1 करते हो तो डेफिनेट की तरफ जाते हो कि नहीं जाते हो? यही फिजिक्स है। अगर आपने अपने को बिना दिक्कत के जिस चीज को स्टडी कर रहे हो, चाहे वो न्यूक्लियन को स्टडी कर रहे हो, चाहे सिस्टम को स्टडी कर रहे हो, चाहे यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हो, आप उसी रिलेटिव साइज में आप ऑब्जर्वर बन जाइए। जैसी भावना उस पार्टिकल की है वो भावना अपनी बना लीजिए, आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं है उसमें, मैथमेटिक्स में तो कुछ है ही नहीं। तो ये हमने कहा। अब एप्सिलॉन आई की जगह पे हम नेक्स्ट वाली इक्वेशन में pi²/2m लिख सकते हैं। तो हमारे पास मिटाना का ऑप्शन है, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ। एक ही जगह तो लिखना है, 10 जगह लिखना भी नहीं। क्यों? तो इसमें आप pi²/2m, ये इक्वेशन नंबर 4 की जगह पे 5 हो गई। और हाँ, एक चीज ध्यान रखें, एक इसमें वो आएगा dpi, क्या आएगा? dpi जरूर आएगा, है ना? क्योंकि आप रेंज किसकी ले रहे हो? मोमेंटम, एनर्जी के लिए डिफाइन कर रहे हो। ये जो एनर्जी है वो आपने dpi के लिए ये कही है, और इसको हमें कितना जोड़ना है? -∞ to ∞। ठीक है, तो अब इसमें dpi भी बीच में एक विशेष तरीके से यहाँ पे होगी। dpi को स्पेशली लिखना पड़ेगा, आपको dpf लिखने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। तो dpi को हमने उसके साथ अटैच कर दिया पहले वाले इंटीग्रेशन के साथ। अब आप इसको जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, अरे सॉरी मैंने कहाँ लगा दिया है, ये आपने ये जो एप्सिलॉन आई है यहाँ पे p²/2m लिखना है। ये कहाँ लिख दिया है? यहाँ पे तो हमने pi²/2m लिख ही दिया है। यहाँ पे e की पावर में भी pi²/, यहाँ पे हो जाएगा 2m लिखा, तो kT पहले से था, 2m kT हो जाएगा। यहाँ भी वही हो जाएगा, pi²/2m kT हो जाएगा। सबके पास बुक है। अब जो कुछ डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं आप जानते हो, डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं जैसे कि इसमें बुक में दिया हुआ है, ये हमें नहीं पढ़ना है। x² e⁻ -α x² की वैल्यू होती है 1/2 √π/a³, या α³ जो भी होता है, अल्फा रिप्रेजेंटेशन है α³। इसी तरीके से -∞ to ∞ e⁻² αx² dx इक्वल टू होता है π/α। इसमें π/α³ होता है, यहाँ π/α होता है। अब इनकी वैल्यूज अगर हम रख दें तो क्या आएगा? ये हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था?
1/2m और ऊपर आया 1/2 √ पाई अपॉन ये जो a इन्होंने लिया अल्फा एक्स स्क्वायर लिखा था ना, तो इसमें ये पाई स्क्वायर के अलावा जो चीज है वो क्या होगी 1/2m kt। तो 1/2m kt का होगी 2m kt का होगी। इसी तरीके से यहाँ नीचे हो जाएगा √ पाई अपॉन 1/2m kt। होल क्यूब नहीं करना पड़ेगा, स्क्वायर बचेगा, एक से क्यूब कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, फिर रूट लगाओगे तो एक ही बचेगा, तो फाइनली ये बचेगा 1/2 kt। ये हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई किया, जो भी बेसिक हमें पता था, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू जो आई है एप्सिलॉन आई बार, मीन वैल्यू इसी के लिए तो निकालना है, तो मीन वैल्यू कितनी आई 1/2 kt। ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, तो ऐसे अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो तीनों में 1/2 kt 1/2 kt 1/2 kt होगी। अब देखो इन्होंने क्या समराइज करके लिखा, दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट द मीन वैल्यू ऑफ एनर्जी एक्सप्रेसिबल एज ए इंडिपेंडेंट क्वाड्रेटिक टर्म इज इक्वल टू 1/2 kt। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सबको क्लियर होगा, किसी कोई डाउट नहीं है, आप अपने आप कर लोगे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा लिमिटेशन की बात इनसे कर लेते हैं और कुछ और छोटी छोटी बातें हैं उसको कर लेते हैं। लिमिटेशन में तो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। पहली क्या मतलब एक ही बात है, द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली सो लॉन्ग एज द सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड क्लासिकली। कोई नई बात नहीं है, क्योंकि क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं और सारे कंसीडरेशंस, सारे एजम्पशंस, सारे कंसीडरेशंस एजम्पशंस हमने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से करे हैं। क्वांटम हमने डील ही नहीं किया, वो एग्जाम्पल देने में हमने अपनी तरफ से दे दिया होगा, है ना। नॉर्मलाइजेशन फंक्शन में इंफिनिटी समझाने के लिए दिया था, लेकिन इस कंसेप्ट के साथ मैंने नहीं जोड़ा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इसी पे लागू होगा, यूजुअली एट हाई टेम्परेचर्स पे। हाई टेम्परेचर्स पे ज़्यादा जरूरत होती है, तो हाई टेम्परेचर्स पे ये एप्लीकेबल है। फिर इन्होंने एप्लीकेशन के रूप में इन्होंने जो बताया है, इसको मैं समझा चुका हूँ, आपके पास बुक्स है, चेक कर लीजिए। वही एप्लीकेशन करते वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस। ईच मॉलिक्यूल ऑफ सच ए गैस कैन हैव ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। मोनोएटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होती है, पता है आपको, कल हम लोग पढ़ चुके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। हैंस ओनली 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देयरफॉर एनर्जी, वो हमने पहले ही से आपको समझा दिया था, px² py² वाला, वही स्टेप सब लिखा हुआ है। तो ET जो होगा ये हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ है 1/2 kt, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 × 1/2 kt, तो कुल मिला के 3/2 kt होती है। ये हमने समझाया है। फिर इन्होंने कहा सिंस 1 मोल ऑफ ए गैस कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स, अगर कहें कि एक मॉलिक्यूल के लिए आपने कहा, अगर 1 मोल गैस है किसी में, तो उसमें संख्या अगर हम कैपिटल N कहें तो कितनी टोटल एनर्जी होगी, n × 3/2 kt। यही तो कहोगे, ये सब चीज याद रखने की है। और n × k क्या होता है, कभी पढ़ा है केमिस्ट्री में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R होता है, तो ये 3/2 RT। ये सब चीजें याद रखनी है। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए है या एक एटम के लिए है, लेकिन ये सारे के मिला के टोटल है, ठीक है। देन मीन एनर्जी ऑफ द गैस पर मोल होगी, पर मोल n क्या है, एवोगैड्रो नंबर है ध्यान में। अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना चाहे तो CV = डेवर E बार डेवर T होता है। आपने एनर्जी को QCV ΔT पढ़ा है,
पढ़ा है कि नहीं? तो डेल्टा टी को डी टी कह दो। तो अब जो है वही एनर्जी जो है वो डेवर ई हो गई अपॉन डेवर टी इक्वल टू सी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये वाली चीज जो है ई बार है 3/2 आर टी, तो क्या निकलेगा? d/2 r ये समझो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग मीन एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये आपके सिलेबस में है नहीं, अपने आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक बचा है एटॉमिसिटी, जो चलते चलाते हंसते हंसते आप पहले से जानते हैं, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे जब डिस्क्रिप्टिव आता है तब भी इम्पोर्टेंट हुआ करता था। ये पॉइंट है सरल, लेकिन आप देख जरूर लीजिए। तो अब एटॉमिसिटी आप जानते हो, दो स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, आपने पढ़ी है स्पेसिफिक हीट्स। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या लेते हैं, अभी जो हम लोगों ने कही थी सीवी। और दूसरी कौन सी होती है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पढ़ी आपने, उसको सीपी कहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ चुके हो। अब आप ये जानते हो कि जो एनर्जी है, अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसके अलोंग एनर्जी आप कितनी एक्सप्रेस करते हो? 1/2 kT। अगर उसमें n मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? n से मल्टीप्लाई करो। मॉलिक्यूल्स की संख्या हमने कहा कैपिटल N है, लेकिन अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा तो 3 नहीं होती है, ये आप जानते हो। तो जनरल वे में अगर आप ये कहें कि n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो उसको उतनी ही डिग्री ऑफ, जैसे 3 होती है तो 3/2 kT कर देते हो। 5 डिग्री होंगी फ्रीडम तो 5/2 kT करोगे। 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी तो 6 × 1/2 kT, यही तो करोगे। तो ये इन्होंने अभी जनरल वे में कह रहे हैं कि ये, तो आप क्या करोगे? n × k को आप r लिख सकते हो, तो आप n/2 RT कह सकते हो, ठीक है। इफ जो इंटरनल एनर्जी, ये जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी के रूप में होती है, आपने पढ़ा है। तो जो इंटरनल एनर्जी है उसको हमने U से एक्सप्रेस कर दिया। समझ आ गया इससे? क्यों? अब ये n/2 RT होती है, ये आप जान गए। नाउ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ ए गैस पर यूनिट डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। यही तो होती है, इसकी डेफिनेशन होती है। तो CV इक्वल टू होता है du/dt। तो अब इसमें अगर CV निकालनी है तो du/dt लिखोगे, तो ये क्या होगा? T का टेम्परेचर है, ध्यान रखें, तो ये n/2 r होगा, ठीक है, n/2 r। अब अगर हम मेयर फॉर्मूला लगाएं CP के लिए, मेयर फॉर्मूला आप जानते हो ना, फॉर्मूला लगाओगे यूजिंग मेयर्स फॉर्मूला, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। तो अगर CP निकालनी है तो R प्लस CV करो, या CV प्लस। तो अब CP अगर निकालनी है तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, R प्लस n/2 R, यानी आप लिख सकते हो n/2 + 1। ये स्टेप्स आपको रखने हैं। CV को एनर्जी के रूप में भी याद रखना है, n/2 RT इंटरनल एनर्जी। आपको ये भी रखना है CV n/2 R होती है, CP क्या होती है? n/2 + 1। इसी में ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, आप ढूंढोगे कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। n/2 + 1 × R। अब एक और चीज उसके आगे स्टेप पढ़ते हैं आप, रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट्स। CP/CV होता है गामा। अगर इसको निकालना हो
तो n/2 + 1 r डिवाइडेड बाई कितना होता है n/2 r। इसमें r तो कैंसिल हो गया, इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 + 2/n। ये आपको रटना है, ये गामा, इस पर क्वेश्चन हो सकता है। अब इन्होंने पर्टिकुलर केसेस लिए हैं गामा की वैल्यू, ये मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। इसमें तो आप मोनोएटॉमिक गैस दोगे तो 3 रखोगे, तो 1 + 2/3 करोगे तो कितनी गामा निकलती है 1.66। जब 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो 7/5 करोगे तो 1.4 होती है। अगर वही 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक गैस के लिए करोगे तो 1 + 2/6, 1 + 1/3 दैट इज 1.33। ये सब आपके बुक में करके दिया हुआ है, इनको आप रट लीजिए और यहीं पे अपनी बात खत्म।